दोस्तों सिविल्स फ्रंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हमारे डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम का डे 2 है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंडियन लिटरेचर और आर्किटेक्चर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इवेल्युएट द नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर। जो भक्ति लिटरेचर है उसके नेचर को समझना है, उसके नेचर को इवेल्युएट करना है। ये हमारे क्वेश्चन का पहला डायमेंशन हो गया और उसका जो इंडियन कल्चर में कंट्रीब्यूशन है ये हमारे क्वेश्चन का दूसरा डायमेंशन हो गया। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम सबसे पहले क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करें, और क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करके उसके जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं उसको हम आइडेंटिफाई करें, ताकि हम क्वेश्चन की जो डिमांड है उसको सही तरीके से एड्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे क्वेश्चन के दो पार्ट है, एक हमें भक्ति लिटरेचर का जो नेचर है वो समझना है और दूसरा हमें उसका जो इंडियन कल्चर में कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में बात करनी है। इस क्वेश्चन को अगर हमें और भी सिंप्लीफाई करना है तो देखो भक्ति लिटरेचर का नेचर मतलब भक्ति लिटरेचर में क्या क्या चीजें बताई गई है वो हमें लिस्ट आउट करनी है। फॉर एग्जांपल इक्वालिटी ऑफ कास्ट, इक्वालिटी ऑफ जेंडर, इस तरीके की जो भी चीजें भक्ति लिटरेचर में बताई गई है वो हम यहां पर बताएंगे फर्स्ट डायमेंशन में। और दूसरा सेकंड डायमेंशन में देखो अब इंडियन कल्चर की बात हो रही है। कल्चर ये एक बहुत ही ब्रॉड एस्पेक्ट होता है। कल्चर में आपका डांस आएगा, कल्चर में लिटरेचर आएगा, कल्चर में आपका म्यूजिक आएगा, कल्चर में फिलॉसफी आएगी, कल्चर में रिलीजन आएगा और उसी के साथ साथ कल्चर में आर्ट और कुछ अगर आर्किटेक्चर है, कोई किसी भी तरीके का अगर आर्किटेक्चर है, स्कल्पचर है, अगर वो कुछ डेवलप हुआ है इसके इन्फ्लुएंस में, अगर भक्ति मूवमेंट के इन्फ्लुएंस में अगर ये कुछ डेवलप हुआ है या फिर किसी तरीके की फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन जो हमने यहाँ पर बोली, किसी तरीके की फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन अगर डेवलप हुई है तो उस तरीके की सभी चीजें। तो देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ वो क्वेश्चन की जो डिमांड है उसको समझना है, क्वेश्चन के एक एक वर्ड को पढ़ना है। अब आप यहां पर एक एक चीज देखोगे तो भक्ति लिटरेचर, अब भक्ति लिटरेचर का सबसे पहले आपको नेचर का मतलब क्या है कि भक्ति लिटरेचर के अंदर क्या क्या चीजें थी जो डिस्कस की गई थी या क्या क्या चीजें थी जिस पर उन्होंने एम्फेसाइज किया, करेक्ट। और दूसरी इंडियन कल्चर की बात हो रही है कि इंडियन कल्चर में उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंडियन कल्चर के क्या क्या डायमेंशन है और उसमें फिर भक्ति लिटरेचर का क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। फॉर एग्जांपल लिटरेचर में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, म्यूजिक में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। अगर म्यूजिक की बात करें तो अभंग वगैरह जो थे वो वहां पर भक्ति लिटरेचर के समय डेवलप हुए, तो ये इंडियन कल्चर में कॉन्ट्रीब्यूट हुआ। फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन की बात करें तो बेसिकली शैविज्म, वैष्णविज्म, अलवार्स, नयनार्स, इस तरीके की जो फिलोसॉफिकल कंट्रीब्यूशन है वो है। रिलीजियंस में अगर रिलीजियस डेवलपमेंट क्या थी, रिलीजियस टॉलरेंस जैसे प्रिंसिपल्स डेवलप हुए। अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें तो कुछ टेम्पल्स भी भक्ति लिटरेचर के इन्फ्लुएंस के अंडर बने हुए। तो ये सब हमें यहाँ पर लिखना है। अब क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसान हो गया है। इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन में बेसिकली हम भक्ति मूवमेंट क्या है उसके बारे में इंट्रोडक्शन देंगे कि भक्ति मूवमेंट बेसिकली क्या था, भक्ति मूवमेंट का गोल क्या था और वो किस टाइम पर इवॉल्व हुई थी। बेसिकली जैसे 7th और 17th सेंचुरी के समय ये मूवमेंट काफी ज्यादा इवॉल्व हुई थी, ये लिटरेचर जो है काफी ज्यादा इवॉल्व हुआ था और उसका बेसिकली जो कोर ऑब्जेक्टिव क्या था ये हम यहाँ पर बताएंगे। और उसके बाद हम नेचर ऑफ द भक्ति लिटरेचर, जो भक्ति लिटरेचर है उसके नेचर के बारे में बात करेंगे। देखो क्वेश्चन को हमेशा एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में लिखना होता है। स्ट्रक्चर्ड मैनर में मतलब सबसे पहले हमने उसके डायमेंशंस अंडरस्टूड किए, डायमेंशंस आइडेंटिफाई किए। अब जो डायमेंशंस आइडेंटिफाई किए हमने इंट्रोडक्शन लिख दिया। इंट्रोडक्शन में जो भी हमारा मेन टॉपिक होता है मेनली उसके बारे में उसका जो डेफिनेशन है या फिर उसका कुछ एम या ऑब्जेक्टिव अगर है तो वो सब हम यहां पर लिखे। उसके बाद हमने जो डायमेंशंस आइडेंटिफाई किए, फॉर एग्जांपल हमने अब इस क्वेश्चन में 2 डायमेंशन आइडेंटिफाई किए। तो सबसे पहले हमारा जो पहला डायमेंशन है, हम पहले डायमेंशन के बारे में बात करें तो पहला डायमेंशन क्या है, नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर। अब भक्ति लिटरेचर का नेचर क्या था, क्या क्या चीजें हमें उसके नेचर के बारे में समझ में आ रही है। फॉर एग्जांपल भक्ति लिटरेचर में पर्सनलाइज्ड डिवोशन पर काफी ज्यादा एम्फेसाइज किया गया था। भक्ति लिटरेचर एम्फेसाइज्ड ऑन इंटीमेट एंड डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द गॉड, भगवान के साथ एक डायरेक्ट रिलेशनशिप, इस पर उन्होंने काफी ज्यादा एम्फेसाइज किया। इसका मतलब क्या है, उसके पहले भक्ति मूवमेंट के पहले हमेशा गॉड के और लोगों के बीच प्रेस्ट होते थे, इंटरमीडियरीज होते थे। जो इंटरमीडियरीज थे प्रेस्ट या फिर कुछ रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस जो थी वो उनके बीच होती थी। लेकिन भक्ति मूवमेंट ने एम्फेसाइज किया कि किसी भी तरीके का इंटरमीडियरी जो है वो कम करके डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द गॉड, इस प्रिंसिपल पर भक्ति मूवमेंट ने एम्फेसाइज किया। सेकंड जो डायमेंशन है वो है वर्नैकुलर एक्सप्रेशन। देखो भक्ति लिटरेचर जो है
वो प्राइमरली रीजनल लैंग्वेजेस में लिखा गया, फॉर एग्जांपल तमिल, कन्नड़ा, हिंदी, मराठी। क्योंकि क्या था, जो पहले के जो लिटरेचर्स थे, पहले के जो रिलीजियस नॉलेज था, फॉर एग्जांपल पहले की जो वैदिक नॉलेज था, वो नॉर्मली लोकल लैंग्वेजेस में नहीं होने के कारण जो कॉमन लोग थे, जो कॉमन पीपल थे, उनके लिए वो एक्सेसिबल नहीं था। लेकिन क्योंकि भक्ति लिटरेचर जो है वो वर्नैकुलर और जो रीजनल लैंग्वेजेस थे उसमें लिखे जाने के कारण जो कॉमन पीपल है उनके लिए भी ये एक्सेसिबल हुआ। इस वजह से वो जो प्रिंसिपल्स है और भक्ति लिटरेचर के जो कोर आइडियाज है उन्हें स्प्रेड होने में काफी इजी हुआ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रामचरितमानस की बात करें, तुलसीदास ने जो लिखा हुआ रामचरितमानस है वो अवधी में लिखा गया है, और अवधी में लिखा होने के कारण ये जो भगवान राम की जो कहानी है ये लोगों की तरफ पहुंचने के लिए, लोगों की तरफ रीच आउट होने के लिए काफ़ी आसान हुआ, क्योंकि वो कॉमन लैंग्वेज में, जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें लिखा गया। और क्योंकि पहले जो चीज़ें लिखी गई थी वो संस्कृत में लिखी गई थी, और संस्कृत में लिखे जाने के कारण काफ़ी लोगों के लिए वो इंक्लूसिव नहीं था, एक्सक्लूसिव हो रहा था, क्योंकि काफ़ी लोगों को संस्कृत का नॉलेज जो है वो इतना नहीं होता था। भक्ति मूवमेंट की अगर बात करें तो भक्ति मूवमेंट जो है वो रिफॉर्मिस्ट थी। रिफॉर्मिस्ट मतलब भक्ति मूवमेंट ने कास्ट हियरार्कीज, ऑर्थोडॉक्सी, रिचुअलिज्म, इस तरीके की जो प्रैक्टिसेस है इनको उन्होंने क्रिटिसाइज किया, इनको इन्होंने अपोज किया। इसका मतलब क्या है कि जो बेसिकली डिफरेंट रिलीजियस में जो कुछ रिजिड और जो ऑर्थोडॉक्स आइडियाज थे उन्हें कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करके उस रिलीजियन को बेसिकली रिफॉर्म करने की कोशिश उन्होंने की। उसी के साथ साथ भक्ति लिटरेचर जो है इसमें काफ़ी बार हिंदू और इस्लामिक फिलॉसफीज का ब्लेंड हमें देखने को मिलता है। मतलब बेसिकली जो बेस्ट आइडियाज़ थी किसी भी रिलीजन की, चाहे वो हिंदू रिलीजन की हो, इस्लामिक रिलीजन की हो, तो उनकी जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट आइडियाज़ थी, जो फिलॉसफीज थी, वो कहीं ना कहीं इन्होंने एक साथ ब्लेंड करके उनमें से एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की, जिससे मल्टीपल जो डिफरेंट रिलीजन्स थे, फॉर एग्जाम्पल हिंदू, इस्लामिक, इन रिलीजियस में एक हारमोनी प्रमोट करने की कोशिश भक्ति लिटरेचर ने की। उसी के साथ साथ भक्ति मूवमेंट ने डिफरेंट टेलोलॉजिकल ओरिएंटेशंस को भी अकोमोडेट किया। फॉर एग्जांपल सगुना भक्ति, निर्गुणा भक्ति। सगुना भक्ति मतलब वर्शिप ऑफ गॉड विद द फॉर्म, एंड निर्गुणा भक्ति मतलब डिवोशन टू द फॉर्मलेस गॉड। तो ये बेसिकली दोनों काफी डाइवर्स ओरिएंटेशन है टुवर्ड्स द डिवोशन एंड टुवर्ड्स द गॉड। बट भक्ति मूवमेंट ने ये दोनों को अकोमोडेट करने की कोशिश की, जिसके वजह से मैक्सिमम लोगों तक भक्ति मूवमेंट रीच आउट कर पाए, और भक्ति मूवमेंट एक अकोमोडेटिव और एक कॉम्प्रेहेंसिव मूवमेंट की तरह इमर्ज हुआ। उसके बाद अगर हम इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की बात करें तो क्वेश्चन का जो सेकंड डायमेंशन है इसमें भक्ति लिटरेचर का इंडियन कल्चर में क्या कंट्रीब्यूशन है, इसके बारे में हमें बात करना है। सबसे पहले रिलीजन में क्या होता था, रिलीजन में ब्राह्मणिकल डोमिनेंस काफ़ी ज़्यादा था, तो जो स्पिरिचुअलिटी है और जो रिलीजियस आइडियाज़ हैं उसके लिए जो कॉमन लोगों को एक्सेस था वो बिल्कुल भी कम था, बिल्कुल भी मिनिमल था। लेकिन भक्ति लिटरेचर ने क्योंकि उसको सिंपल लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेजेस में स्प्रेड करने के वजह से अब ये एक्सेस जो कॉमन लोग थे, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी थी, उन तक भी पहुंच गया, जिसकी वजह से रिलीजियन जो है और रिलीजियस आइडियाज जो है वो किसी पर्टिकुलर कास्ट से या क्लास से लिमिटेड ना रह के वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच गए, जिसके वजह से रिलीजियन जो है ये डेमोक्रेटाइज हो गया, फाइन। सेकेंडली कल्चर में देखो, लैंग्वेज और लिटरेचर कल्चर का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट हिस्सा होता है। तो वर्नैकुलर लैंग्वेज का जो है प्रमोशन हुआ भक्ति मूवमेंट के थ्रू, वर्नैकुलर लैंग्वेज का प्रमोशन हुआ, क्योंकि मैक्सिमम जो संत पोएट्स थे उन्होंने अपने जो पोएम्स हो या फिर अभंगास हो या फिर जो भी उनके जो लर्निंग्स और टीचिंग्स हैं वो उन्होंने एक्चुअली जो रीजनल और जो लोकल लैंग्वेजेस थी उसमें लिखने के कारण जो वर्नैकुलर लैंग्वेज में जो लिटरेचर है वो काफ़ी ज़्यादा एनरिच हुआ, और वर्नैकुलर लैंग्वेजेस भी हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रमोट हुई। उसी के साथ साथ क्योंकि उन्होंने जो भक्ति लिटरेचर है उसमें जो कम्युनल और कास्ट डिविजन्स थी उनको रिजेक्ट करने के वजह से एक सोशल हार्मोनी जो है वो प्रमोट की गई भक्ति लिटरेचर के द्वारा। उसके बाद काफ़ी सारे जो आर्ट फॉर्म्स है, फॉर एग्जांपल जैसे डांस की अगर हम बात करें तो डांस में अगर हम कथक की बात करें तो ये कथक जैसे डांस फॉर्म्स जो है उन्होंने ये भक्ति लिटरेचर के आइडियाज से इंस्पायर होकर काफ़ी सारे थीम्स उन्होंने अपने डांस फॉर्म में एकोमोडेट कर दिए, तो जिसके वजह से डांस फॉर्म जो है, क्लासिकल डांस फॉर्म खास करके, वो भी काफ़ी ज़्यादा एनरिच हुए और इवॉल्व हुए। उसी के साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है अगर हमारे कल्चर में भक्ति मूवमेंट का या भक्ति लिटरेचर का, तो वो है जेंडर एम्पावरमेंट।
क्योंकि भक्ति लिटरेचर ने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है वुमन सन्स के लिए। जैसे कि मीराबाई की अगर हम बात करें, अक्का महादेवी की बात करें, जनाबाई की बात करें, तो उन्होंने उनका जो डिवोशन है वो उन्होंने एक्सप्रेस किया लिटरेचर के थ्रू, भक्ति लिटरेचर के थ्रू। तो भक्ति लिटरेचर जो है वो एक प्लेटफॉर्म की तरह इमर्ज हुआ फॉर वुमेन्स, एंड इट ऑल्सो चैलेंज दी सोसाइटियल नॉर्म्स, खास करके जो पैट्रियार्कियल आइडियाज़ हैं और जो जेंडर डोमिनेंस है, खास करके मेल डोमिनेंस की अगर हम बात करें, तो इस तरीके के जो सोसाइटल नॉर्म्स है इसको उन्होंने अपने लिटरेचर के थ्रू चैलेंज किया। उसके बाद अगर हम फिलोसॉफिकल कंट्रीब्यूशन की बात करें, देखो इंडियन फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स में भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन भक्ति लिटरेचर ने किया है। फॉर एग्जांपल अगर हम वल्लभाचार्य का पुष्टि मार्ग अगर हम देखें और जो चैतन्य महाप्रभु की टीचिंग्स अगर देखें, तो दे इंटीग्रेटेड भक्ति फिलोसॉफी इनटू वैष्णविज्म। वैष्णविज्म में उन्होंने अपनी जो भक्ति फिलोसॉफी है इसको इंटीग्रेट किया। उसी के साथ और एक कंट्रीब्यूशन जो है वो लिटरेरी एक्सीलेंस। लिटरेरी एक्सीलेंस मतलब जो लिटरेचर में जो एक ब्रिलियंस होता है, जो एक एक्सीलेंस होता है, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा एनरिच हुआ है भक्ति लिटरेचर के थ्रू। तो बेसिकली यही हमारे इस क्वेश्चन के डायमेंशंस हैं। अब इसमें हम कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं? कंक्लूजन में हम काफ़ी चीज़ें लिख सकते हैं, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंक्लूजन्स लिख सकते हैं। खास करके अगर हम भक्ति लिटरेचर की बात करें तो भक्ति लिटरेचर का जो इंडियन कल्चर में कंट्रीब्यूशन है, इसमें हम ये बता सकते हैं कि इवन कॉन्टेम्पररी टाइम्स में, इवन आज के टाइम में भी किस तरीके से जो भक्ति मूवमेंट के और भक्ति लिटरेचर के कुछ एलिमेंट्स हैं जो आज भी रेलेवेंट है। खास करके जिस तरीके से उन्होंने कास्ट सिस्टम और कास्ट हायरार्की को जो चैलेंज किया, ये आज के टाइम में कितना रेलेवेंट है। एक सोशल हार्मोनी वाली जो आइडिया उन्होंने डेवलप की, या फिर सोशल हार्मोनी वाली जो आइडिया उन्होंने प्रमोट की, जो फ्रेटर्निटी वाली आइडिया उन्होंने प्रमोट की, जो कॉमन ब्रदरहुड की जो एक आइडिया उन्होंने प्रमोट की, और उसी के साथ साथ बहुत सारे इथिकल वैल्यूज जो उन्होंने प्रमोट किए, वो आज के गवर्नेंस में, एडमिनिस्ट्रेशन में, पॉलिटिक्स में कितने ज़्यादा इंस्पायरिंग आइडियाज़ हैं, ये हम यहाँ पर लिख के इस क्वेश्चन को कंक्लूड कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन का जो आंसर का जो कंक्लूजन है ये काफ़ी बढ़िया होना चाहिए, और दैट शुड एक्चुअली समराइज द होल क्रक्स ऑफ देयर आइडियाज़ and how it actually inspired the today's generation, administration, politics, whatever। इस सिमिलर लाइंस पर अगर हम कंक्लूजन लिखें तो प्रोबेबली दैट इज वन ऑफ द बेटर कंक्लूजन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दो नॉट वेरी यूजफुल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कनेक्टेड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, द संगम लिटरेचर पोर्ट्रेज सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ इट्स टाइम विथ रिमार्केबल विविडनेस। कॉमेंट। देखो क्वेश्चन वैसे तो लेंदी है लेकिन क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। अगर इसको शॉर्ट में समझा जाए तो संगम लिटरेचर जो है इसमें बेसिकली हमें ये बताना है कि संगम लिटरेचर से हमें उस समय की सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में क्या चीज़ें पता चलती हैं, इसके बारे में हमें लिखना है। वी हैव टू एक्चुअली राइट व्हाट वी अंडरस्टूड फ्रॉम द संगम लिटरेचर, स्पेशली फ्रॉम द सोशल पर्सपेक्टिव एंड द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑफ दैट टाइम। फाइन। एंड at the same time we have to identify, also we have to address दिस डायमेंशन कि संगम लिटरेचर पॉलिटिकल हिस्ट्री के साथ के कनेक्शन को बहुत क्लियरली नहीं दिखा पाता है। इसका क्या रीज़न है? तो देखो इसमें हम इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि बेसिकली संगम लिटरेचर, उसका जो स्पैन है, कब किस समय पर संगम लिटरेचर डेवलप किया गया, और उसका बेसिकली ओवरऑल जो क्रक्स है कि संगम लिटरेचर व्हाट इज़ इट अबाउट, ये हम इंट्रोडक्शन में बताएंगे। और उसके बाद सबसे पहले हम ये एड्रेस करेंगे कि वाई इट इज़ नॉट मच कनेक्टेड विद द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द साउथ इंडिया ऑफ दैट टाइम। तो ये हम सबसे पहले बताएंगे। तो इसको हम 2-3 लाइन में एड्रेस करेंगे। अब इसका रीज़न क्या है? एक तो फ्रैगमेंटेड पॉलिटिकल नैरेटिव्स। संगम लिटरेचर अगर हम देखें, जैसे कि अगर हम पुरानानूरू की अगर हम बात करें, या फिर पथितु प्राथु की बात करें, तो दैट प्रोवाइड्स इनसाइट्स इनटू रीजनल पॉलिटिक्स। रीजनल पॉलिटिक्स के बारे में वो डिस्कस करते हैं, लेकिन दैट इज नॉट कनेक्टेड विद द पॉलिटिकल क्रोनोलॉजी। पॉलिटिकल क्रोनोलॉजी के साथ वो एग्जैक्टली कनेक्टेड नहीं है। मतलब वहाँ पर उन्होंने वो इंसिडेंसेस बताए हैं, लेकिन वो इंसिडेंसेस कौन से समय पर हुए, कि कब हुए, उसकी जो क्रोनोलॉजी है इसके बारे में बहुत डिटेल्स वहाँ पर मेंशन नहीं है। इस वजह से जो पॉलिटिकल नैरेटिव्स है उस समय का, जो हमें संगम लिटरेचर में मिलता है, वो काफ़ी ज़्यादा फ्रैगमेंटेड है। उसी के साथ साथ उनका जो मेन फोकस था, देखो संगम लिटरेचर का मेन जो फोकस था, अगर कोई मेन थीम है
तो वो है हीरोइज्म। उन्होंने एक्चुअली जो पर्सनल वैलोर और बेसिकली जो हीरोइज्म है और जो पर्सनल अचीवमेंट्स है, इसके ऊपर उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया है रादर देन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट्स। इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट मतलब किस तरीके का गवर्नेंस था, किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन था, कब किसका एडमिनिस्ट्रेशन था, ये सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करने से उन्होंने ये सब चीज़ों पर उन्होंने कम फोकस किया और उन्होंने ज़्यादा फोकस किया हीरोइज्म, पर्सनल अचीवमेंट्स, बैटल्स, वैलोर, इस तरीके की जो शूरवीरता वाली जो चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को संगम लिटरेचर में ज़्यादा सेलिब्रेट किया हुआ है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं उस समय की जो गवर्नेंस की अंडरस्टैंडिंग में हमारे गैप आ जाता है थ्रू दी संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर के थ्रू हम उस समय के इंस्टीट्यूशनल और गवर्नेंस रिलेटेड डेवलपमेंट्स को बहुत सही ढंग से नहीं समझ पा रहे हैं। उसी के साथ साथ संगम लिटरेचर में क्रोनोलॉजी जो है वो थोड़ी बहुत अब्सेंस है। एक तो नॉन सिक्वेंशियल फॉर्मेट में हमें संगम टेक्स्ट मिले हैं, जिस वजह से ये काफ़ी मुश्किल होता है कि उस समय की जो पॉलिटिकल टाइमलाइन है उसको हम समझ पाए। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो पांड्यास की और चोलास की जो बैटल्स है उसके बारे में रेफरेंस तो है, लेकिन उसमें प्रिसाइज डेट्स या फिर स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट जो है वो बहुत अच्छी तरीके से मेंशन ना करने की वजह से ये चीज़ें हमारे पास मिसिंग हैं। लेकिन अगर हम उस समय की सोशल कंडीशंस को अगर समझना चाहें तो संगम लिटरेचर एक्चुअली प्रोवाइड्स अ वेरी रीच अंडरस्टैंडिंग एंड वेरी कॉम्प्रेहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशल कंडीशंस ऑफ दैट टाइम। फॉर एग्जांपल कास्ट और सोशल हिरार्की की बात करें तो उस समय की समाज में कास्ट और सोशल हिरार्की किस तरीके से थी, इसके बारे में संगम लिटरेचर ने काफ़ी डिटेल में बताया है। फॉर एग्जाम्पल दे प्रोवाइड दैट the society was actually egalitarian in the beginning, but then it provides that transition from an egalitarian society toward a stratification मतलब एक तरीके का जो डिवीजन है, मतलब कास्ट का हो या फिर क्लास का हो, ये डिवीजन शुरुआत से नहीं था। शुरुआत में सोसाइटी जो थी वो इगलिटेरियन थी, इक्वल प्रिंसिपल्स पर थी, लेकिन बाद में ये डिवीजन्स थोड़े से प्रोमिनेंट होने लगे। तो ये जो ट्रांजिशन है फ्रॉम इगलिटेरियन टू स्ट्रैटिफिकेशन, ये ट्रांजिशन एक्चुअली हमें संगम लिटरेचर में मिलता है। इसका मतलब संगम लिटरेचर जिस समय कंपोज किया गया या कंपाइल किया गया, उस समय का समाज था वो बेसिकली एक इगलिटेरियन से एक स्ट्रैटिफिकेशन, एक स्ट्रैटिफाइड सोसाइटी में ट्रांजिशन कर रहा था। फाइन। अगर हम टेक्स्ट की बात करें तो पुराना नूरू इसमें मेंशन किया हुआ है कि ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स थे जैसे कि फार्मर्स, वॉरियर्स, प्रेस्ट, आर्टिसंस, ये सब ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स थे, जिससे हमें समझ में आता है कि एक तरीके का ये फॉर्म ऑफ कास्ट ऑर्गेनाइजेशन ही था। उसके बाद अगर आप उस समय के समाज में वुमन का जो रोल है इसकी बात करें तो उनका एक सिग्निफिकेंट रोल था समाज में। फॉर एग्जाम्पल संगम टेक्स्ट बताते हैं कि वुमन दे प्लेड अ रोल ऑफ पोएट्स, they also played a role of warriors, they were also involved in the household works। so कहीं ना कहीं वुमेन्स जो थी उस समय के समाज की, उन्होंने मल्टीपल मतलब उन्होंने वॉरियर का भी रोल प्ले किया, उन्होंने पोएट्स का भी रोल प्ले किया, और उन्होंने कहीं ना कहीं जो हाउस होल्ड मैनेजमेंट है, हाउस होल्ड कोर्स है, उसमें भी उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। उसके बाद अगर हम उस समय के रिलीजियस प्रैक्टिसेस की बात करें तो संगम टेक्स्ट हमें बताता है कि एनिमिस्टिक ट्रेडिशंस थी। एनिमिस्टिक ट्रेडिशंस की अगर हम बात करें तो दे वेर वर्शिपिंग द डेटीज लाइक मुरुगन एंड परफॉर्मिंग रिचुअल्स कनेक्टेड टू नेचर से कनेक्टेड रिचुअल्स वो परफॉर्म करते थे। मतलब कि टेम्पल्स और जो ऑर्गेनाइज्ड वर्शिप है, मतलब कलेक्टिव वर्शिप है, फॉर कलेक्टिव वर्शिप टू सम गॉड, इस तरीके की जो चीज़ें थी वो उस समय बहुत कम थी। दे वेर एट द मिनिमल, mainly their rituals were connected to nature and the animistic tradition was very much prominent. If we try to understand the lifestyle and entertainment things related to the Sangam literature, so we came to know about so many things related to the day-to-day life. For example, the kind of clothing they have, the kind of jewelries they had, and the leisure activities they used to do in the leisure time. फाइन। अगर हम संगम लिटरेचर के थ्रू उस समय के इकोनॉमिक कंडीशंस को समझना चाहें तो वी कैन अंडरस्टैंड इट। फॉर एग्जांपल संगम टेक्स्ट एक्सटेंसिवली डिस्क्राइब द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। उस समय की एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या क्या थी? फॉर एग्जांपल पैडी कल्टीवेशन का रेफरेंस हमें संगम लिटरेचर में मिलता है।
पैडी कल्टीवेशन का रेफरेंस हमें संगम लिटरेचर में मिलता है। उस समय का इरिगेशन सिस्टम के बारे में भी हमें रेफरेंसेस मिलते हैं, और उसी के साथ साथ जो मॉनसून रेन है इसका क्या महत्व था इसके बारे में भी हमें समझने को संगम लिटरेचर के थ्रू मिलता है। अगर हम फॉर एग्जांपल कुरुंजी एंड मारुथम लैंडस्केप्स इन दी तोलकप्पियम रिप्रेजेंट दी फर्टाइल रीजन एंड पैस्टोरल इकोनॉमीज, तो बेसिकली फर्टाइल रीजन भी थी, पैस्टोरल इकोनॉमीज भी थी, तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो थी वो प्रोमिनेंट थी ही। उसी के साथ साथ इरिगेशन सिस्टम भी अवेलेबल थी, पैडी कल्टीवेशन होता था। तो ये सब एक्चुअली उस समय की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में हमें पता चलता है। उसी के साथ साथ अगर हम संगम लिटरेचर से समझने की कोशिश करें तो ट्रेड जो था वो एक्सटर्नल भी था, इंटरनल भी था। मतलब विद इन दी टेरिटरी भी ट्रेड होता था, और टेरिटरी के बाहर जो है दूसरे जो कंट्री जिसको हम कहते हैं आज के कॉन्टेक्स्ट में, उसमें भी ट्रेड होता था। तो बेसिकली उस समय जैसे कि पुहार और कोरकई, ये जो फोर्ट्स है, ये जो पोर्ट्स है, एक्चुअली पोर्ट्स जहाँ से ट्रेड होता था, ये पोर्ट्स जो थे वो एक्चुअली हब्स थे फॉर द ट्रेड बिटवीन दी लोकल जो रीजन्स थी उस समय की, जो जैसे कि तमिल रीजन है, उस रीजन का रोमन, ग्रीक और साउथ ईस्टर्न एशिया के साथ जो ट्रेड होता था उसके लिए ये जो फोर्ट्स थे पुहार और कोरकई, ये एक्चुअली हब की तरह, एक ट्रेड हब की तरह एक्ट करते थे, और मेनली पर्ल्स, स्पाइसेस और टेक्सटाइल में ट्रेड होता था। तो एक्चुअली ट्रेड और कॉमर्स भी है वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर होता था, ये हमें यहाँ से पता चलता है। अगर हम इंडस्ट्रीज़ और क्राफ्ट्स की बात करें तो पट्टिनापलाई जो है, पट्टिनापलाई वन ऑफ दी संगम लिटरेचर का एक सोर्स है, तो उसमें ये मेंशन है कि इंडस्ट्रीज जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थ्राइव कर रही थी, जैसे कि वीविंग इंडस्ट्री थी, पर्ल फिशिंग इंडस्ट्री थी, मेटल वर्क इंडस्ट्रीज थी, ये इंडस्ट्रीज काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश करती थी। उसी के साथ साथ अगर वेल्थ और इकोनॉमी की बात करें तो किंग्स और मर्चर्स और जो ट्रेडर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा वेल्दी थे, और वो पैट्रॉन्स भी थे। उन्होंने काफ़ी सारे जो डिफरेंट आर्ट्स है उनको उन्होंने पैट्रोनाइज किया है। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इकोनॉमिक कंडीशन उस समय की क्या थी और सोशल कंडीशन क्या थी, और उसी के साथ साथ क्यों वो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट जो है उस समय का संगम लिटरेचर में मिसिंग है। ये तीन चीज़ें हमें पूछी गई थी, तो ये तीनों चीज़ें हमने लिखी। उसके बाद अब हम कंक्लूजन में लिखेंगे कि संगम लिटरेचर ने आज के जो कॉन्टेम्पररी टाइम्स है क्या वो आइडियाज़ थी, what were the best ideas which we can take as an inspiration from the Sangam literature and how they are relevant for the today's condition, for the contemporary condition in the social and political और basically economic context। जैसे कि एग्रीकल्चर को एम्फेसिस था, इरिगेशन सिस्टम्स के बारे में वहाँ पर बताया गया है, तो हम इस पर आज के तारीख में बात कर सकते हैं कि आज के सिचुएशन में एग्रीकल्चर में इरिगेशन कितना इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट चेंज की वजह से मानसून कितना रिलेवेंट बन गया है, और मानसून की जो फ्रीक्वेंसी है ये कितना बड़ा रोल प्ले करता है, हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। सोशल कंडीशंस की अगर हम बात करें तो वुमेन्स को किस तरीके से, सोशल कंडीशंस की बात करें तो जिस तरीके की जेंडर इक्वालिटी हमें संगम लिटरेचर में पाई जाती है, उसी जेंडर इक्वालिटी को हम आज के ज़माने में, उसी जेंडर इक्वालिटी को हम कॉन्टेम्पररी टाइम्स में एम्फेसाइज करके कहीं ना कहीं हम उसके बारे में भी यहाँ पर कंक्लूजन में बात कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो रॉक कट आर्किटेक्चर है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इन्होंने स्पेसिफिकली ये नहीं बताया है कि किस टाइम का रॉक कट आर्किटेक्चर, चाहे वो पलेओलिथिक हो या फिर मेसोलिथिक हो या फिर नियोलिथिक हो या फिर उसके और भी बाद के समय का रॉक कट आर्किटेक्चर हो, उन्होंने ये स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है। देखो क्वेश्चन में क्या मेंशन किया है और क्या नहीं किया है, इन चीज़ों को समझना भी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वी कनेक्ट अवर सेल्फ, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि रॉक कट आर्किटेक्चर की बात आ गई तो हम एकदम ही एंशिएंट टाइम को ही समझने की कोशिश करते हैं। बट रॉक कट आर्किटेक्चर इज नॉट टू बी लिमिटेड, क्योंकि उन्होंने इसको लिमिटेड फॉर्मेट में नहीं दिया है। रॉक कट आर्किटेक्चर चाहे वो किसी भी टाइम का हो, चाहे एंशिएंट टाइम का हो, मिडिवल टाइम्स का हो, तो इसके बारे में बात की है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो रॉक कट आर्किटेक्चर है दैट रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ आवर नॉलेज ऑफ द अर्ली इंडियन आर्ट एंड हिस्ट्री। अब देखो क्योंकि यहाँ पर इन्होंने एंशिएंट या मिडिवल या किसी भी टाइमलाइन को मेंशन नहीं किया है कि किस समय के रॉक कट आर्किटेक्चर की ये बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने अर्ली इंडियन आर्ट और अर्ली इंडियन हिस्ट्री की बात की है। मतलब कहीं ना कहीं जो शुरुआत का जो आर्ट फॉर्म है और शुरुआत की जो हिस्ट्री है इंडिया की, उसके बारे में बात की है। तो हम उसी समय के
रॉक कट आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो खास करके पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक और उसके बाद के भी जो रॉक कट आर्किटेक्चर है उसकी भी हम बात करेंगे, चाहे मौर्य टाइम्स की बात हो, चाहे गुप्ता टाइम्स के समय जो रॉक कट आर्किटेक्चर है उसकी बात हो। वो सबसे हमें बेसिकली अर्ली इंडियन हिस्ट्री और उसका जो आर्ट है उसके बारे में पता चलेगा। तो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि अब देखो, क्योंकि हमें इंडियन आर्ट और हिस्ट्री के बारे में समझना है, तो आर्ट और हिस्ट्री के बारे में समझना है तो हमें उस समय की रिलीजियस, उस समय की टाइमलाइन, उस समय का आर्किटेक्चरल कंट्रीब्यूशन, इस समय का कल्चरल कंट्रीब्यूशन, ये सब चीज़ें किस तरीके से रॉक कट आर्किटेक्चर में मेंशन है, ये अगर हम समझ गए तो बेसिकली हमारा जो है ओवरऑल इंडियन आर्ट और इंडियन हिस्ट्री जो है वो समझ में आ जाएगा थ्रू दी रॉक कट आर्किटेक्चर। देखो, जो रॉक कट आर्किटेक्चर है दैट रिफ्लेक्ट्स द इवोल्यूशन ऑफ रिलीजियस ट्रेडिशन इंक्लूडिंग बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुइज्म। जो बुद्धिज्म है, जैनिज्म है और हिंदुइज्म है, ये जो रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं इसका जो इवोल्यूशन है ये हमें यहाँ से समझ में आता है रॉक कट आर्किटेक्चर से। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 12 बार केव्स की बात करें तो 12 बार केव्स जो है दे वेर पैट्रोनाइज बाय द एम्पेरर अशोका। एम्पेरर अशोका ने पैट्रोनाइज किया था और ये हमारे जो बेसिकली अर्लीस्ट रॉक कट एग्जाम्पल्स हैं जो कि आजीविका सेक्स के लिए डेडिकेटेड थे। अगर हम बुद्धिस्ट केव्स की भी बात करें, फॉर एग्जांपल अजंता केव की बात करें जो कि 2nd सेंचुरी BC टू 6th सेंचुरी BC में डेवलप हुए, तो अजंता केव्स की बात करें तो दैट डिपिक्ट्स द लाइफ ऑफ बुद्धा थ्रू दी जातका स्टोरी। जो जातका स्टोरीज मतलब बुद्धा की जो प्रीवियस लाइफ है उससे रिलेटेड जो स्टोरीज है वो हमें बुद्धिस्ट केव्स जो कि अजंता केव जो है वहाँ पर मिलते हैं। तो ये जो रॉक कट आर्किटेक्चर है, अजंता केव जो है ये तो रॉक कट आर्किटेक्चर है, करेक्ट। और उसके अंदर जो केव्स है और उसके अंदर के जो पेंटिंग्स है उसमें हमें जातका स्टोरीज के थ्रू बुद्धा की लाइफ के बारे में पता चलता है। तो बुद्धा की लाइफ के बारे में हमें जो पता चल रहा है उसके थ्रू तो हम उस समय का इंडियन आर्ट और उस समय का हिस्ट्री जो है इसको हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, करेक्ट। उसके बाद आर्टिस्टिक इनोवेशन और टेक्निक्स की बात करें तो जो रॉक कट स्ट्रक्चर्स हैं दैट हाईलाइट अ ट्रांजिशन। देखो, उसके पहले जो रॉक कट आर्किटेक्चर होता था उसके पहले वुड बेस्ड कंस्ट्रक्शन होता था, लेकिन क्योंकि वुड बेस्ड कंस्ट्रक्शन ज़्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाएगा और कुछ समय के बाद वो खराब हो जाएगा, तो इस वजह से जो स्टोन कार्विंग्स है मतलब रॉक कट आर्किटेक्चर जो है, रॉक कट स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हुए। और रॉक कट आर्किटेक्चर की वजह से उस समय का जो स्टाइल है, उस समय के जो स्ट्रक्चरल डिटेल्स है ये प्रिजर्व करने में काफ़ी हेल्प हुआ। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि एंशियंट टाइम का जो इंजीनियरिंग स्किल था और जो आर्टिस्टिक प्रेसिजन था वो हमें समझ में आता है, करेक्ट। उसके बाद अगर हम अजंता केव्स की बात करें तो अजंता केव्स जो है वो उसके फ्रेस्को पेंटिंग्स के लिए और स्कल्पचर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो उस समय के अजंता केव्स से हमें ये भी समझ में आता है कि उस समय का पेंटिंग का डेवलपमेंट कितना हुआ और उस समय का जो स्कल्पचर्स का प्रेसिजन है और उस समय के स्कल्पचर्स के थ्रू क्या क्या लर्निंग्स और क्या क्या स्टोरीज और उस समय की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस और जो लाइफ है उसके बारे में हमें पता चलता है। तो रॉक कट आर्किटेक्चर के थ्रू हमें ये सब डिटेल्स रिकंस्ट्रक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होता है। सो बेसिकली अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर रॉक कट आर्किटेक्चर के रिलेटेड जो आर्किटेक्चर, स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स और जो भी आर्ट फॉर्म्स उसके थ्रू हमें समझ में आते हैं उसके थ्रू हमें काफ़ी सारे जो डिटेल्स है वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं और आज भी हम उनको देख पाते हैं कि उस समय जैसे अगर भीमबेटका केव्स की बात करें और उसके अंदर जो हंटिंग के सीन्स है और जो पिक्चर्स है, कलेक्टिव लाइफ है, वो सबसे हमें समझ में आता है कि ये किस समय की पेंटिंग्स है और उससे हमें क्या समझ में आता है उस समय के लाइफ के बारे में। कल्चरल और सोशल इंसाइट्स की बात करें तो देखो, रॉक कट साइट्स जो है दैट ऑफर सिग्निफिकेंट इंसाइट्स इनटू द लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अशोकन एडिट्स की बात करें जो 12 बार और जूनागढ़ में है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है तो वहाँ पे हमें समझ में आता है कि देखो ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है इसका यूज़ होता था और अशोका की जो पॉलिसीज़ है धम्मा से रिलेटेड अशोका की जो धम्मा से रिलेटेड जो पॉलिसी थी वो जूनागढ़ या बारागढ़ इस तरीके के जो इंस्क्रिप्शन में है वो मेंशन की गई थी। तो उस समय तो उससे हमें उस समय की रिलीजियस और फिलोसॉफिकल आइडियाज़ और सोशल इंसाइट जो है ये हमें मिलती हैं। उसके बाद जो कुछ इंस्क्रिप्शन है उसमें डोनर्स के बारे में भी मेंशन किया गया है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ट्रेडर है, कोई किंग है, कोई मर्चेंट है, उन्होंने अगर किसी आर्ट फॉर्म को या किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को पैट्रोनाइज किया है तो ये भी तो ये भी आइडिया जो है हमें उस समय के इंस्क्रिप्शंस जो है जो कि हमें रॉक कट आर्किटेक्चर में पाए जाते हैं।
वहाँ से हमें मिलता है। आर्किटेक्चरल डाइवर्सिटी की बात करें तो देखो बुद्धिस्ट के चैत्यज और विहारास ये भी बेसिकली ये मोनास्टिक कॉम्प्लेक्सेस होते थे। यहाँ पे जो मॉन्क्स है वो यहाँ पर रहा करते थे। सो दैट रिफ्लेक्ट फंक्शनल नीड्स ऑफ द मोनास्टिक लाइफ। फॉर एग्जाम्पल कार्ले चैत्य हॉल की अगर हम बात करें तो जो कार्ले चैत्य हॉल है इज अ स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल फीचरिंग वॉल्टेड रूफ और इंट्रिकेटली कार्व पिलर्स। तो बेसिकली उस समय की जो आर्किटेक्चरल डिटेल्स है कि किस तरीके से वॉल्टेड रूफ और इंट्रिकेटली कार्व पिलर्स ये एक सिंगल स्टोन से या फिर स्टोन्स को कार्व करके बनाए गए हैं एक रॉकेट आर्किटेक्चर। तो ये डिटेल्स और उस समय की जो आर्किटेक्चरल मार्वल्स और इंजीनियरिंग स्किल्स की हमें यहाँ से समझ आ जाती है। उसके बाद पॉलिटिकल पैटर्नेज की बात करें तो उस समय पर्टिकुलर केव जो है तो बेसिकली केव्स के अंदर या फिर रॉकेट आर्किटेक्चर थे वहाँ पे इन सब डिटेल्स के बारे में भी मेंशन किया गया है कि उस समय कौन रूलर्स थे, कौन से रूलर ने पर्टिकुलर इस चीज़ को पर्टिकुलर रिलीजियन को पैटर्नाइज किया है, पर्टिकुलर फिलोसॉफी या आर्ट फॉर्म्स को पैटर्नाइज किया है। इस समय की भी डिटेल्स वहाँ पर मेंशन है। उसी के साथ साथ मैरीटाइम ट्रेड के कनेक्शंस भी हमें पता चल जाते हैं, क्योंकि अगर हम एलिफेंटा केव्स की बात करें तो एलिफेंटा केव्स जो है ये एंशियंट ट्रेड रूट्स के आसपास नज़दीक में जो आज के समय में मुंबई में है वहाँ पर सिचुएटेड होने की वजह से हमें ये समझ में आता है कि जो रॉकेट आर्किटेक्चर है उसका मैरीटाइम और ट्रेड कनेक्शंस के साथ भी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस था। तो बेसिकली ओवरऑल यही है कि जो रॉकेट आर्किटेक्चर्स में जो डिटेल्स प्रोवाइड किए गए हैं राइट फ्रॉम दी पेंटिंग्स टू दी स्कल्पचर्स उससे हमें काफ़ी सारे आइडिया, चाहे सोशल हो, चाहे पॉलिटिकल पैटर्नेज की बात हो, चाहे कल्चरल एस्पेक्ट हो, चाहे फिर मैरीटाइम ट्रेड रिलेटेड बातें हो, ये सभी चीज़ें हमें वहाँ से पता चलती हैं। तो यहाँ पर हम कंक्लूजन में यही लिख सकते हैं कि उस समय का जो रॉकेट आर्किटेक्चर था वो इंजीनियरिंग स्किल्स वहाँ से समझ में आती है, प्रेसिजन समझ में आता है, आर्टिस्टिक और एस्थेटिक सेंस हमें समझ में आता है, और वहाँ की जो सोशल और इकोनॉमिक लाइफ है ये समझ में आती है, और उससे हम आज की जो कॉन्टेम्परेरी लाइफ है उसमें क्या इंस्पिरेशन ले सकते हैं ये हम बता के इस क्वेश्चन को समराइज कर सकते हैं। तो आई होप आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आए और तीनों क्वेश्चन के जो डिफरेंट डायमेंशन से क्वेश्चन को कैसे ब्रेक डाउन करना है ये समझ में आ गया हो। बाकी हम कल के सेशन में मिलते हैं। आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। इनको हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।